जो है ना ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, ये ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अप्लाई होता है। बोस कार्ड अप्रोच कहाँ अप्लाई होता है? ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। इस अप्रोच का नाम है BOSCARD, बोस कार्ड। BOSCARD अप्रोच का क्या नाम है? BOSCARD। जितने भी आपके पास ऑर्गेनाइजेशंस है उनके लिए जो स्कूल ऑफ थॉट है वो बोस कार्ड है। बी से आता है बैकग्राउंड। बी से आता है क्या? बैकग्राउंड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कवर करना है यूएन को, किसको? यूएन को कवर करना है, तो बोस कार्ड के मुताबिक मुझे यूएन का बैकग्राउंड भी चाहिए, 1 से 2 3 पॉइंट्स में। अगर मैं ओआईसी कवर कर रहा हूं या एससीओ या ब्रिक्स या आसियान कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कवर कर रहा हूं, तो ये मैं बोस कार्ड बी के मुताबिक करूंगा, जिसमें बैकग्राउंड जरूरी है। बैकग्राउंड के बाद मुझे उस ऑर्गेनाइजेशंस के क्या चाहिए? ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के बगैर वो इनकम्प्लीट होता है, और ऑब्जेक्टिव बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्टिव सेकंड नंबर पे आप बेशक 8 10 11 12 15 जितनी भी ऑब्जेक्टिव्स है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उन ऑब्जेक्टिव्स को आपने अम्ब्रेला अप्रोच की बुनियाद पे करना है। और उन ऑब्जेक्टिव्स को आपने एक अप्रोच स्टूडेंट्स को समझाया है, सिक्योर अप्रोच, जो नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। सिक्योर अप्रोच की बुनियाद पे आप लोगों ने कवर करना है। ऑब्जेक्टिव्स के बाद आ जाता है स्ट्रक्चर। उस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर भी सीख ले। यूनाइटेड नेशन है, ओआईसी है, एससीओ है या ब्रिक्स है, उसका स्ट्रक्चर भी आपको चाहिए। फिर उसके बाद मेरे पास बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रक्चर के बाद आ जाता है, बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रक्चर के बाद आ जाता है क्या? कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स का मतलब ये हुआ कि लिमिटेशंस क्या है, कहां कहां पे ये काम नहीं कर सकता, कहां कहां पे उसको चैलेंजेस सामने हैं, कहां कहां पे उसको थ्रेट्स है। BOSC हो गया, और सी के बाद है ए मींस एनालिसिस। ए मींस एनालिसिस। बैकग्राउंड के बाद ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स के बाद स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बाद कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स के बाद एनालिसिस। BOSCA। और इसके बाद आ जाता है न्यू रिफॉर्म्स। जिस तरह की यूएन में पुलिस रिफॉर्म्स, वेमेन, यूएन वेमेन की रिफॉर्म्स, जिस तरह के COP29, तो न्यू रिफॉर्म्स वो लिखने हैं, और न्यू डेवलपमेंट्स, नो डेवलपमेंट्स भी लिखने हैं। ये स्कूल ऑफ थॉट नंबर 7 है। आई रिपीट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उस ऑर्गेनाइजेशन को मैंने कवर करना है किस चीज के मुताबिक? उस ऑर्गेनाइजेशन को मैंने कवर करना है, नंबर 1, बोस कार्ड बैकग्राउंड देना होगा। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स लिखने होंगे उस ऑर्गेनाइजेशन के। फिर उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स के बाद स्ट्रक्चर लिखना होगा। फिर स्ट्रक्चर के बाद कंस्ट्रेंट्स, फिर कंस्ट्रेंट्स के बाद मैं एनालिसिस लिखूंगा। तो ये मेरे पास बोस कार्ड अप्रोच हो गया। और मैंने आप लोगों को ये कहना है और असाइनमेंट भी देनी है कि एनालिसिस के बाद रिफॉर्म्स आ जाते हैं, और रिफॉर्म्स के बाद डेवलपमेंट्स आ जाते हैं। सो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है, लाइक यूएन हो गया, लाइक ओआईसी हो गया, लाइक एससीओ हो गया, लाइक आसियान है, ब्रिक्स है, उन सारों पे बोस कार्ड अप्रोच अप्लाई होगा। ये आप लोगों का एक स्कूल ऑफ थॉट है।
और स्कूल ऑफ थॉट में आप लोगों को मैं असाइनमेंट देता हूं कि आप लोगों ने ब्रेक्स को, BRICS, ब्रेक्स, ब्रेक्स के साथ साथ एससीओ को 2 ऑर्गेनाइजेशन दे रहा हूं, नंबर 1 ब्रेक्स एंड नंबर 2 एज एससीओ। इन दोनों पे कौन सा स्कूल ऑफ थॉट अप्लाई करना होगा? इन दोनों पे बोस कार्ड अप्रोच अप्लाई करेंगे और बोस कार्ड अप्रोच के बुनियाद पे मैंने इनको कवर करना है और इनके नोट्स बनाना है। ये मेरा स्कूल ऑफ थॉट है। तो ये इंतहाई जरूरी है, इट इज टू मच इंपॉर्टेंट कि मैं बोस कार्ड अप्रोच को कवर कर लूं। तो आज आप लोगों का असाइनमेंट है ब्रेक्स और एससीओ, और ब्रेक्स एससीओ को बोस कार्ड अप्रोच के बुनियाद पे कवर करके कल ग्रुप में भेजना है। शाबाश। यहां तक किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, कोई भी क्वेश्चन हो बोस कार्ड अप्रोच के बुनियाद पे, कोई भी क्वेश्चन। शाबाश। हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि ये जो ब्रेक्स और पॉइंट सर, इसको हमें किस तरह उसको चेक करना है? इसका बैकग्राउंड आपने लिखना होगा, उसके ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं, ठीक है सर। इसके रिफॉर्म्स लिखने हैं, न्यू डेवलपमेंट्स लिखने हैं, स्ट्रक्चर लिखने हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन आपका हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है, अगर आप लोग एक ऑर्गेनाइजेशन को बोस कार्ड की बुनियाद पे करते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। बोस कार्ड अप्रोच में अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। शाबाश सर, कितने कितने पॉइंट्स लेने हैं सर इसमें? शाबाश, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। तलाल, आपने भी बात की हेडिंग्स देने हैं, बिल्कुल बैकग्राउंड के हेडिंग्स देने हैं आपने। बैकग्राउंड के 3 to 4 हेडिंग्स मस्ट दे। ऑब्जेक्टिव के हेडिंग्स देने हैं वो ज्यादा दे, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव ज्यादा होते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए एक मैं स्कूल ऑफ थॉट समझाऊंगा जिसका नाम है सिक्योर, लेकिन वो मैं तब समझाऊंगा जब आप लोग इसके असाइनमेंट कवर करोगे। असाइनमेंट को कवर करने के बाद मैं वी मोस्ट एंड सिक्योर अप्रोच कल समझाऊंगा, वी मोस्ट एंड सिक्योर। और मैं ये ब्रेक्स का और एससीओ का जो असाइनमेंट है ये मैं कल चेक करूंगा। सारे स्टूडेंट टाइमली मुझे भेज दे, सारे स्टूडेंट्स ने टाइमली भेजना होगा। समझ आ गई? सर मेरा एक क्वेश्चन था। यस सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जिस तरह अगर पाकिस्तान की टर्म के अंदर, सर क्वेश्चन मेरा ये था कि अगर क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं आता, लेट्स से क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि इंडिया पाकिस्तान के जो रिसेंट रिलेशन हैं उनकी बेस के ऊपर एससीओ जो है एज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन क्या अपना रोल प्ले कर सकती है? तो सर और करते हैं, क्वेश्चंस बहुत डिफरेंट होते हैं। अभी समझे बात को। मैंने आपको अप्रोच बताया, ऊपर मैंने लिखा ब्रेक्स, समझ आ गई? नीचे मैंने आपको कहा बोस कार्ड, BOSCARD। अभी मैंने इस पे स्कूल ऑफ थॉट में समझना है कि मेरा क्वेश्चन पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में है, इंडिया के कंटेक्स्ट में है। पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस या पाकिस्तान इंडिया के राइवलरीज, डाइवर्जेंट रिलेशंस या कश्मीर इशू या कोई भी इस तरह पॉइंट जिसमें ब्रेक्स रोल प्ले कर सकता है, जिसमें एससीओ रोल प्ले कर सकता है, लेकिन वो पोटेंशियल रख रहा है फिर भी नहीं कर सकता, तो ये ए का मतलब है एनालिसिस। ये जब आप एनालिसिस करोगे और जब आप ये कंस्ट्रेंट्स बताओगे तो कंस्ट्रेंट्स में यही लिखोगे कि एससीओ रोल प्ले नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, और एनालिसिस में आप ये कहोगे क्योंकि एससीओ का डोमेन ये नहीं है। तो CA से आपका क्वेश्चन हो जाए। दूसरी बात, अगर एक ऑब्जेक्टिव की बुनियाद पे उसका आंसर है, जिस तरह के कोविड-19 आया था पेंडेमिक, उसमें क्या रोल था यूएन का या वर्ल्ड बैंक का या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, तो हम फिर न्यू डेवलपमेंट, न्यू रिफॉर्म्स या ऑब्जेक्टिव को टेकल करेंगे। सो ये वो वाला अप्रोच है जिसमें आप किसी एक एंगल को उठा के उसके पॉइंट्स को क्वेश्चन के साथ लिंक करोगे, क्योंकि CSS में आपको पता है क्वेश्चंस डायरेक्ट ही नहीं आते,
जिस तरह आपने पूछा क्वेश्चन उसी तरह आते हैं, तो आपने फिर एनालिसिस ऑब्जेक्टिव्स कंस्ट्रेंट्स के मुताबिक समझ के उस क्वेश्चन को उस डिमांड के साथ लिंक करके जवाब देना होगा। ऑलराइट सर। सर इसमें फिर बैकग्राउंड की जरूरत तो नहीं है ना, एक पैराग्राफ अगर हम दे दें या? देखो सीएसएस में यहाँ पे जब मैं इवैल्यूएशन करता हूँ, कल एक स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन में 62 हेडिंग्स लिखे थे, आज एक स्टूडेंट ने 9 to 11 हेडिंग्स लिखे थे। एक का स्कोर 62 वाला का आया है 6/20 और आज जो 11 हेडिंग्स थे उसका आया है 2/20। ये क्यों? ये इसलिए कि मैंने पूछा था कि एरिस्टोटल के स्टेट्स की क्लासिफिकेशन करके दो मुझे। उसने मुझे एरिस्टोटल की स्टेट्स की जो प्री रिक्विजिट्स है, जिस तरह टेरिटरी, पॉपुलेशन, सेवरिनिटी, गवर्नमेंट, वो लेके थे। मैंने उसको 2/20 स्कोर दिया बिकॉज जो डिमांड था वो उसने नहीं लिखा, इररिलेवेंट बात लिखी। दूसरी बात कि यहाँ पे मैंने पूछा क्या है, मैंने पूछा था उस स्टूडेंट से कि इंडस वाटर ट्रीटी का जो कंटेम्पररी स्टेटस है उसको क्रिटिकली इवैल्यूएट करो। उसने इंडस वाटर ट्रीटी के बैकग्राउंड लिखा, हिस्ट्री लिखी, वो गलत था। उसको मैंने 6/20 स्कोर दिया, ऑल दो उसने 60 हेडिंग देखे थे, बहुत अच्छा रिसर्च किया था। सो आप अगर बैकग्राउंड ऑब्जेक्टिव लिख रही हो तो ये गलत है, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन बैकग्राउंड ऑब्जेक्टिव का नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि एससीओ क्यों फेल हो चुका है, किस चीज में वो फेल हो चुका है पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी को टैकल करने में। मैंने एक स्टूडेंट से पूछा था, वो क्लासेस ले रहा था, मैंने उसको कहा कि आप क्या पढ़ रहे हो, उसने कहा यूएन। फिर 3 दिन बाद जब मैं इवैल्यूएशन कर रहा था, फिर से मैंने पूछा आप क्या पढ़ रहे हो, उसने कहा सर हम तो यूएन पढ़ रहे हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट 5वें दिन जब मैंने उससे पूछा, वो यूएन पढ़ रहा था, यूएन की क्लासेस ले रहा था, मैंने उससे पूछा कि यूएन क्यों फेल हो चुका है पैलेस्टाइन इसराइल इशू को टैकल करने में, उसको जवाब नहीं आ रहा था बिकॉज उसने एनालिसिस नहीं की थी, कंस्ट्रेंट्स नहीं समझे थे, लिमिटेशंस नहीं समझे थे, फिर वे फॉरवर्ड ही नहीं दिया था एनालिसिस। तो ये बहुत जरूरी होता है कि क्वेश्चन को डायरेक्ट किया करो। तो मेरे कहने का मतलब है कि सुभान आपने कभी भी ऑब्जेक्टिव्स नहीं लिखने, कभी भी बैकग्राउंड नहीं लिखना है। अगर वो कहता है कि क्यों फेल है तो रीजन दो क्यों फेल है, और फिर किस तरह ठीक होना चाहिए अगर वो क्रिटिकल इवैल्यूएशन की तरफ जा रहा है, और फिर उसके मुताबिक क्या क्या लूप होल्स, क्या डिस्क्रिपेंसीज इस ऑर्गेनाइजेशन में है जिसकी वजह से वो फेल हो चुका है। बस दैट्स ऑल। सो व्हाट इज आस्क्ड बाय द एग्जामिनर इंतहाई जरूरी होता है, इट इज टू मच क्रूशियल फॉर ईच एंड एस्पिरेंट कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप लोग आंसर दे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आंसर दोगे तो रिलेवेंट भी होगा, टाइम मैनेजमेंट भी होगा और आपका आंसर भी ठीक होगा। ऑलराइट सर। सर ये क्वेश्चन मैंने तब पूछा कि सर इस बार भी एक पेपर के अंदर सीएसएस में नोट आ गया था एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, तो सर एक जब वो नोट दे देते हैं 10 मार्क्स का, तो उस पे फिर ये पोस्ट कार्ड डायरेक्ट अप्लाई करेंगे जैसे आपने बताई है ना? एग्जैक्टली अगर वो नोट की बात करे तो नोट में फिर बोस कार्ड भी अप्लाई करोगे तो नॉलेज की जरूरत भी नहीं है, बोस कार्ड आपको 10 नंबर देगा। लेकिन एनालिसिस की बात आ जाए तो बोस कार्ड में आप ए और ए के साथ साथ आर और आर से पहले सी, उस पे काम करके सवाल का जवाब दे सकते हैं। कंस्ट्रेंट्स एनालिसिस एंड रिफॉर्म्स या डेवलपमेंट्स। शाबाश, समझ आ गई? यस सर ये आखिरी जो 3 पॉइंट्स है, एनालिसिस, रिफॉर्म्स और डेवलपमेंट्स, इसको जरा डिटेल में मिसालों के साथ बताइएगा काइंडली। ठीक है, ताकि हमें समझी बात के प्रिपेयर कैसे करना है। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, मैं एक मिनट स्क्रीन शेयर कर लूं, यहाँ पे स्क्रीन शेयर हो रहा है, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन पे यूएन है या एससीओ है या ओआईसी है। अभी मैंने BOSCARD को लिखना है, ये ए इज एनालिसिस। जब यहां पे आप कंस्ट्रेंट्स लिखोगे, जो इसके लिमिटेशंस होंगे, उन लिमिटेशंस का कोई ना कोई एनालिसिस होगा। जिस तरह के अभी एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर ये क्यों फेल हो चुका है, का रोल क्यों अहम नहीं है, पाकिस्तान इंडिया
में। तो ये इसके कंस्ट्रेंट्स है कि एससीओ इसको एड्रेस नहीं कर सकता, बायलैटरल है। इसकी बुनियाद पे आपके एनालिसिस होने चाहिए कि अगर एससीओ नहीं कर सकता तो कोई हमने पोटेंशियल रखना है, इसमें रेजोल्यूशन पेश करना है, या कोई भी दूसरा तीसरा मीडिएटर आना चाहिए। और ये जो आरडी है ना, ये तो आपने सर्च करना होगा कि यूनाइटेड नेशन है, उसका आर क्या है, इसमें नए नए रिफॉर्म्स क्या है, यूएन रिफॉर्म्स वुमेन, यूएन पीस रिफॉर्म्स, क्लाइमेट चेंज COP 29, अलग अलग, और ह्यूमन वाले जो COP SDGs आए उसके बेस पे रिफॉर्म। डेवलपमेंट्स देख लो कि न्यू डेवलपमेंट्स इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या है। जिस तरह ब्रिक्स में डीडॉलराइजेशन आया है, जिस तरह के ब्रिक्स में टेक्नोलॉजिकल वीकेंड से कोऑपरेशन है, जिस तरह के ब्रिक्स में करेंसी सेम होना चाहिए, पेट्रो युआन की बात है, तो वो न्यू डेवलपमेंट्स भी उस ऑर्गेनाइजेशन के देखने होंगे। समझ आ गई? यस सर, समझ आ गई। ठीक है, यहां तक कोई क्वेश्चन? दूसरा स्कूल ऑफ थॉट कर लो या ये काफी है? सर पढ़ाए अभी तो पढ़ाए सिक्योर तो पढ़ाए सर, क्योंकि इसके साथ फिर ये ऑब्जेक्टिव्स भी कर लेंगे ना हम। ठीक है, शाबाश, लिख ले। बोस कार्ड ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी को इशू है तो पूछ सकता है कि सर मैंने बोस कार्ड में मुझे ये इशू आ रहा है, ताकि बोस कार्ड के बाद हम दूसरा ऑर्गेनाइजेशन अच्छे तरीके से कर सके। एनी क्वेश्चन बोस कार्ड से रिलेटेड? समझे? अभी मैं स्कूल ऑफ थॉट समझाना चाहता हूं। इसका नाम है सिक्योर। सर एक क्वेश्चन है सर। यस सर वो सर ये जो आपने बोला था कि सिर्फ हम कार्ड को यूज कर सकते हैं ना, ये CRD जो कंस्ट्रेंट्स वगैरह को, उसमें तो पाकिस्तान इंडिया की जंग में जो इस फेल कर रहा है उसमें, तो ये चीज है कि क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन फेल हो गई, जैसे UN फेल हो गए, तो उसमें सिर्फ ये वाली चीज, ये मतलब आखिरी वाला कार्ड यूज करना है उसमें एनालिसिस। एग्जैक्टली, कार्ड में CA यूज करना है सिर्फ। कंस्ट्रेंट्स जो कि लिमिटेशंस है, फॉर एग्जांपल मेरे पास SCO है, लेकिन उस SCO या UN पे कुछ लिमिटेशंस है, उन लिमिटेशन की वजह से पाकिस्तान इंडिया में वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा, उसकी बुनियाद पे मैंने A अप्लाई करना है, एनालिसिस करनी है और उसको क्वेश्चन के साथ लिंक करके जवाब देना होगा। और सर इसमें कितने कितने पॉइंट्स वैसे लिखे? देखो, डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन में कि आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, रीजन पूछ रहे हैं, आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसके मुताबिक पॉइंट देने हैं। लेकिन अगर आप फॉर द सेक ऑफ नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स में हर एक पॉइंट के साथ 7 7 8 8 10 10 हेडिंग मस्ट दो। ठीक है? ठीक है। और सर वैसे वो 3G 5G भी सर इसमें यूज करते होते हैं ना वॉर के मामले में? हाँ ना, वार के मामले में 3G 5G, ऑर्गेनाइजेशंस के मामले में बोस कार्ड, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के मामले में सिक्योर, किसी भी इंस्टीट्यूशन को वी मोस्ट, ये मैं समझाऊंगा, आप लोग एक एक सीख लिया करें और इसकी असाइनमेंट किया करें ताकि प्रैक्टिकली अप्लाइड भी हो। सर ये जो सिक्योर है सर, ये एक है स्कूल ऑफ थॉट? ये सिक्योर अभी मैं नहीं पढ़ाया, अभी मैं पढ़ाऊंगा। बोस कार्ड में अगर सवाल है तो कर सकते हैं एनीबॉडी। ठीक है, सिक्योर अप्रोच यूज कहां पे होगा? ये एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट है, आप अपने माइंड को यूज करोगे कि ऑलमोस्ट ऑल द ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई होता है। ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी है उनके ऑब्जेक्टिव्स सिक्योर कोड में है। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है उनके ऑब्जेक्टिव्स को हम कौन से कोड के मुताबिक करेंगे? ऑब्जेक्टिव्स को सिक्योर। लेकिन स्पेशली ये यूज होता है कहां पे? जो एशियन ऑर्गेनाइजेशंस है, क्या एशियन ऑर्गेनाइजेशंस, एशिया के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है, ख्वाह ब्रिक्स, SCO, आसियान, एशिया के ऑर्गेनाइजेशंस पे सिक्योर अप्रोच अप्लाई करे। एशियन के ऑर्गेनाइजेशन पे सिक्योर अप्रोच अप्लाई करे। इस तरह अगर मैं आपको कहूं कि मुझे SCO की या SAARC के ऑब्जेक्टिव्स बताओ, क्या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ SAARC, या UN भी लिख सकते हो या SCO भी लिख सकते हो, मैं स्पेशली एशियन ऑर्गेनाइजेशन पे ज्यादा अप्लाई करूंगा, तो मैं लिखूंगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ SCO।
या आसियान या ब्रिक्स या यूएनपी भी अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला वर्ड मेरा क्या होना चाहिए? नंबर 1 एस, उसके बाद ई। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑलमोस्ट ऑब्जेक्टिव सिक्योरिटी है। आप लोगों ने रेट्स पढ़ा होगा एससीओ के कॉन्टेक्स्ट में, सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म है। आप लोगों ने ब्रिक्स को पढ़ा होगा, सिक्योरिटी दे रहे। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव में सिक्योरिटी मस्ट है। अभी फिर आगे मैं समझाऊंगा सिक्योरिटी में क्या क्या चीजें आती है। टेरिटोरियल सिक्योरिटी, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी, ह्यूमन सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में टेरिटोरियल सिक्योरिटी, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी, ह्यूमन सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी, और इसके साथ एन भी लगा लो, नेशनल सिक्योरिटी। क्या? नेशनल सिक्योरिटी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे आप लोग सिक्योर अप्लाई करोगे तो ऑब्जेक्टिव आएंगे जिसमें पहला वर्ड एस आता है, और इसका मतलब है सिक्योरिटी, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी, टेरिटोरियल सिक्योरिटी, एनवायरमेंटल, ह्यूमन सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी आएगा। अभी अगर मैं एससीओ की बात करूं, ब्रिक्स की बात करूं, तो उसके ऑब्जेक्टिव में ये बात शामिल है कि वो सिक्योरिटी देगा। दूसरा पॉइंट, एस के बाद ई है। ई मींस इकोनॉमी, ई मींस इकोनॉमी। हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो दूसरा पॉइंट है ई वाला, वो इकोनॉमी है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन की कोशिश होती है कि उसके ऑब्जेक्टिव में अपने मेंबर स्टेट की और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट जरूरी होता है। एसई। एसई के बाद आता है सी। एसई के बाद क्या आता है? एसई के बाद आ जाता है सी। सी का क्या मतलब है? एसई मींस, सी मींस कोलैबोरेशन, सी मींस कोऑपरेशन। शाबाश। तो वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करेंगे, मस्ट। एक दूसरे की कल्चर कोऑपरेशन, स्ट्रेटेजिक, उसके बाद सिक्योरिटी बेस्ड कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजी एजुकेशन बेस्ड कोऑपरेशन। सी मीन उनकी कोऑपरेशन मस्ट होती है। सार्क में आप देख सकते हैं कोऑपरेशन है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं पे उनके ऑब्जेक्टिव में कोऑपरेशन या कोलैबोरेशन, सी अप्रोच अप्लाई हो सकता है। सो एसईसी, मैंने 3 ऑब्जेक्टिव सीख लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे। सी के बाद मेरे पास आ जाता है, उसका नाम है यू। क्या? यू। SEC यू। यू का मतलब है यूनिटी। उनकी यूनिटी मस्ट होगी। यू मींस यूनिटी। शाबाश। उसके बाद आ जाता है आर। आर मींस हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने मेंबर स्टेट की रिस्पेक्ट करेगा, रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी। और उसके बाद हम बात कर सकते हैं, उसका नाम है ई। ई मींस एनवायरमेंट। आजकल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजास्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आई रिपीट, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है, ख्वा वो आपके पास एशियन है या दुनिया में दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस है, उसमें बोस्कार्ड अप्रोच की बेस पे तो आप ऑर्गेनाइजेशन पढ़ोगे, लेकिन उसके ऑब्जेक्टिव सिक्योर कोड में है, उसको यूज करेंगे एशियन ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें ओ से आता, एस से आता है सिक्योरिटी, फिर इकोनॉमिक, नेशनल, एनवायरमेंटल, ह्यूमन, टेरिटोरियल सिक्योरिटी। ई से आता है इकोनॉमी, फिर उसके बाद सी से आता है कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन डिफरेंट एंगल से, फिर यू से आता है यूनिटी, आर से आता है रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी, एंड ई से आता है एनवायरमेंट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। सो वो उसके ऑब्जेक्टिव में मस्ट होगा। अगर आपको आता है तो आप लोगों ने इसके बेस पे थोड़ा सर्च करना है और आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को लिखना होगा। गॉट इट? एनी क्वेश्चन? तो सर ये जो कोलैबोरेशन है और सर कोऑपरेशन, सर इसका जरा काइंडली बता सकते हैं, मेरा वो सिग्नल चलेगा सर। ठीक है।
कोलैबोरेशन ये होता है ना कि अगर आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर स्टेट, जिस तरह यूएन में ऑलमोस्ट दुनिया के हर एक कंट्री के मेंबर स्टेट वहां पे है, एंड अगेन अगर हम ब्रिक्स की बात करें, एक्सपेंशन हो रही है, आसियान की बात करें, तो वो मेंबर स्टेट्स एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करेंगे। अगर ब्रिक्स डीडॉलराइजेशन की तरफ जा रहा है और पेट्रो युआन में वो पेट्रोल की कीमत की बात करेगा, पेट्रोल खरीदेगा युआन में, और ब्रिक्स के कॉन्टेक्स्ट में ब्रिक्स के मेंबर स्टेट ब्रिक्स की करेंसी यूज करेंगे, डॉलर यूज नहीं करेंगे, तो वो एक दूसरे के साथ इसमें कोऑपरेशन करेंगे। कोई कंट्री ये नहीं कहेगा कि मैंने ये यूज नहीं करना है। इसको कोऑपरेशन एक कॉन्टेक्स्ट में ये है। दूसरे कॉन्टेक्स्ट में ये है कि अगर पाकिस्तान में फ्लड आया है और पाकिस्तान SCO सार्क या यूएन का मेंबर है, तो दूसरे मेंबर स्टेट पाकिस्तान के साथ कोऑपरेशन करेंगे कि इस एंडेमिक एंड पेंडेमिक से उसको छुटकारा मिले, तो इसको कोऑपरेशन कहते हैं। तो सर ये बेसिकली दो अलग पॉइंट है, एक ही पॉइंट है, एक ही मतलब इसका निकलता है। ठीक है सर। ठीक है, शाबाश। एनी क्वेश्चन सर related to secure and boss card approach? हेलो सर, आवाज आ रहा है? Yes. सर बोस कार्ड आपने जो बताया उस टाइम में नहीं था, और अभी उसकी मटेरियल मेरे पास है, मतलब मैंने नोट कर दिया। तो ये जो अप्रोच है, ये इसको हम सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करें, मतलब इट इज़ द वे टू कवर अ टॉपिक, ये मेथड है। आप ये कह रहे हो कि मतलब इस सारे एंगल से हम इसको कवर करेंगे, फिर क्वेश्चन जिस एंगल से भी आएगा we will be able to counter it. आप यही कह रहे हो? इसके दो फायदे हैं लायक शाह। यस सर। The very first one is, वो ये फायदा है कि जब आप लेट सपोज आप वो करेंगे, लेट सपोज आप एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं, उस टॉपिक में मेरे पास ये ना हो कि मैं गलत डायरेक्शन में उसको कवर ना करूं, कुछ इररिलेवेंट मटेरियल ना आए, मतलब कोई एंगल रह ना जाए। एग्जैक्टली। दूसरी बात ये है कि अगर पेपर में जो आप किताब में पढ़ते हैं, पेपर्स में जो आप एकेडमी में पढ़ते हैं, पेपर्स में जो आप नोट्स बनाते हैं, वो नहीं होता, तो फिर आप कहोगे सर आउट ऑफ द बॉक्स पेपर आया था, आउट ऑफ द सिलेबस आया था, सारे स्टूडेंट यही कहते हैं। तो फिर ये एनालिसिस है पेपर को कवर करने का भी, कि आप नोट्स एनी एंगल के बेस पे बनाओ, पास्ट पेपर्स को सॉल्व करो, कल को अगर सवाल घुमाए तो आप उसको उसका एंगल घुमा के उसका जवाब भी थोड़ा इधर उधर लिख के घुमा के दे दो। जिस तरह अभी सुबाना ने क्वेश्चन किया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया था कि हम तो SCO आसियान वगैरह यूएन वगैरह पढ़ते हैं, बट सवाल तो वो डायरेक्ट कहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया की रिलेशंस है, वो डाइवर्जेंट है और डिटरेंस है और राइवलरीज है, तो SCO इस पे काम क्यों नहीं कर रहा, यूएन काम क्यों नहीं करा। तो आपने तो जवाब देना है। अभी आप कहोगे सर मैंने क्लासेस ली है, मैंने किताब पढ़ी है, किताबों में इसके जवाब नहीं है, बोस कार्ड के A और C में इसका जवाब है। इस तरह। ओके सर, थैंक यू। ओके, एनी क्वेश्चन? शाबाश। फिर हम दूसरे सेशन की तरफ जाते हैं। एनी क्वेश्चन? यहां तक किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो, शाबाश।